नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलटी पेडागोजी के अंतर्गत प्रकृतिवाद की। हमारे यहाँ फर्स्ट यूनिट में कुछ सिद्धांत और कुछ सिद्धांतकार दिए गए हैं। उसके अलावा पॉलिटी की कुछ और बातें दी गई हैं, जिसका वास्तविक संबंध तो पॉलिटी से है, लेकिन उसका जो यथार्थ संबंध है वो हमारे यहाँ संविधान के मूल तत्वों, मूल सिद्धांतों को हमारे जीवन में उतारने का प्रयास ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो आज इसमें जब प्रकृतिवाद की बात करते हैं, जिसे हम नेचुरलिज्म कहते हैं, उससे पहले एक कविता याद आती है सोहनलाल द्विवेदी की, आप सबने पढ़ी है। और वो कविता क्या है? पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। आज ये बात यूं याद आई कि सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता हमारे यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रकृति की सीख पर बहुत सुंदर लिखी गई है। और प्रकृति की यही सीख, प्रकृति को देख करके, अपने आसपास की चीजों को देख करके हम शिक्षा को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। हमारे आसपास जो चीजें हैं, असल में उनमें जो शिक्षाएं मौजूद हैं, उसे कैसे समझें, वह क्या चीज है, असल में यही प्रकृतिवाद है। तो प्रकृतिवाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये है नेचुरलिज्म, इसका अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसका दृष्टिकोण, योगदान, कमियां। चूंकि ये थ्योरी को लेकर के हमारी पहली क्लास है, इससे पहले हमने शिक्षा और दर्शन समझा, शिक्षा दर्शन के बीच संबंधों को समझा, और उस वीडियो को आपने देखा, शेयर, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, दोस्तों तक पहुंचाया। आपके कमेंट्स से हमें पता लगा कि वो वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी थी। हालांकि उस चैप्टर और उससे पहले मानसिक स्वास्थ्य नीति पर, जो हमने मानसिक स्वास्थ्य पर बनाया टॉपिक है, उस पर एमसीक्यू का सॉल्व कराना विशेष है, और जल्दी ही वो एमसीक्यू आपके सामने होगा। आज इस चैप्टर की बात करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी बात उसके बाद करेंगे, मतलब जब एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे। और ये एमसीक्यू सीरीज आपको हमारे ऐप पर पिछले चैप्टर्स की भी मिली हैं, आगामी सारे चैप्टर्स की भी मिलेंगी। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो पहले आप उसे कर लें, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, और कुछ और वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, तो आप इनका फायदा उठाएं। हम समझते हैं क्या, ये जो प्रकृतिवाद है उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं। एक महत्वपूर्ण चीज ये है, जब हम ये कहते हैं कि ये थ्योरी की पहली क्लास है, तो आगे थ्योरी की कुछ और चीजें दी गई हैं, जैसे आदर्शवाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद, ये दी गई हैं, उसे समझेंगे। उससे संबंधित सिद्धांतकारों को भी दिया है। सिलेबस कैसे छोटा होना है ये हम आपके साथ करेंगे। जैसे हम प्रकृतिवाद समझें और इसके साथ भारतीय दार्शनिकों में रविन्द्रनाथ टैगोर को समझ लें, और पश्चिम के दार्शनिकों में रूसो को समझ लें, या प्रकृतिवाद को समझ लें, तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हम रूसो और भारतीय दर्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर को मोटे तौर पर समझ जाएंगे। उनमें जो सूक्ष्म अंतर होगा उसको पढ़ते हुए कर लेंगे। तो क्या ये दृष्टिकोण की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दृष्टिकोण को लेकर के, अच्छा, पिछली क्लास में जैसा कि आपने किया था, जैसे इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम इन सारे वादों को शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से समझ रहे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान में दृष्टिकोण किस चीज के प्रति होता है, ये सभी वादों को समझने के लिए, चाहे आप हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी करें, चाहे कहीं से भी करें, पर इस समझ को विकसित कर लें कि हम कैसे पढ़ना चाहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में इन वादों को, इन सिद्धांतों को, इन थ्योरीज को। ये देखें, शिक्षा के बारे में किसी वाद का, किसी सिद्धांत का क्या दृष्टिकोण है, नजरिया है, किसके बारे में? शिक्षा के बारे में। मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं टॉपिक को, इससे पहले ये बताना चाह रहा हूं आपको कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। एक तो शिक्षा के बारे में क्या दृष्टिकोण है, शिक्षक के बारे में, टीचर के बारे में क्या दृष्टिकोण है, छात्र के बारे में यह वाद क्या समझता है, पाठ्यक्रम के बारे में क्या समझता है या क्या कहता है, ऐसा। और सबसे महत्वपूर्ण होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण विधि जो है
वो टीचिंग मेथड जो है उसके बारे में क्या नजरिया है, ये मोटे तौर पर कही जाने वाली बातें हैं। और एक है क्लास में डिसिप्लिन, अनुशासन को लेकर के क्या महत्वपूर्ण बात हो सकती है। जब भी आप कोई बात पढ़ें तो ये फोकस का एरिया है थ्योरी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन बात करें कि प्रकृतिवाद का असल में अर्थ क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है आपको, नाम लिखा है नेचुरलिज्म। जो नेचुरल है, और नेचुरल क्या है, वो सारी चीजें जो इंसान ने नहीं बनाई, जो हमें इस हमारे आसपास दिखाई देती हैं, यानी भौतिक जगत, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, वो क्या है, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, उसी को हम कह रहे हैं क्या, प्रकृति कह रहे हैं। प्रकृति को सबसे ज्यादा महत्व देने का काम जिसमें किया जाता है, उस विचारधारा को हम प्रकृतिवाद कहते हैं। क्या अर्थ होता है, पदार्थ को यथार्थ मानने वाला, यानी मैटर को, ये मेटरलिस्टिक वर्ड जितना भी है, उस मैटर को यथार्थ यानी सत्य मानने वाली पश्चिम की एक दार्शनिक विचारधारा है क्या, प्रकृतिवाद। असल में ये पश्चिम की विचारधारा है। ठीक, तो पदार्थ ही महत्वपूर्ण है, उस पदार्थ को लेकर के मैटर, ये जो अभी आप सोहनलाल द्विवेदी को सुन रहे थे, समुद्र के बारे में, पर्वत के बारे में, नदी झरनों के बारे में, ये सब अपनी अपनी मौजूदगी से किसी विद्यार्थी को, बच्चे को सिखाती हैं, लर्निंग की प्रोसेस करवाती हैं। उसे समझना होगा, यानी हमारे आसपास जो चीजें मौजूद हैं वही सत्य हैं, वही रियलिस्टिक हैं। उसके अलावा हमारे दिमाग में जो चिंतन, जो थॉट चल रहा है, वो कुछ नहीं है, ऐसा इसमें माना गया। ऐसा आदर्शवाद में चिंतन यानी थॉट को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, आगे करेंगे उसकी चर्चा। लेकिन उसी आदर्शवाद के विरोध में ये प्रकृतिवाद का जन्म हुआ था, और इन्होंने कहा कि मस्तिष्क में जो चिंतन चलता है वो उपयोगी नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है आसपास की चीजें। तो इन्होंने इसके प्रवर्तक के रूप में रूसो को जाना जाता है। हालांकि रूसो से भी पहले ये बात शुरू हो चुकी थी, प्रकृति को महत्व देने की बात। और रूसो को जब पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि जिस समय यूरोप में, पश्चिम में इन्होंने ये विचार दिया प्रकृतिवाद का, उस समय यूरोप का समाज कैसा था, और क्यों इन्होंने जो अपनी बात कही वो क्यों कही, उसे वहां समझेंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने एक नारा दिया, लेट्स बैक टू नेचर, यानी प्रकृति की ओर लौटो, हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा। क्यों कहा, इसकी भी बात करेंगे। वहीं रूसो ने ये बात क्यों कही, क्यों कहनी पड़ी, वहां बात करेंगे। और एक बात इन्होंने कही कि पदार्थ प्रकृति से पैदा होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। ये पदार्थ कौन है, ये सारा भौतिक जगत जो विजिबल है, जो दिखाई दे रहा है, उसमें कौन है, ये नदियां, ये पर्वत, ये पृथ्वी, ये मनुष्य, ये जीव जंतु, ये पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं। और ये जो हमारा ज्ञान, शिक्षा, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये सब कुछ जो होता है, ये आर्टिफिशियल है रूसो की नजर में। इसलिए रूसो को माना जाता है कि इन्होंने स्कूली शिक्षा का विरोध किया। ये जो स्कूल पढ़ाया जाता है, स्कूल में जो सिखाया जाता है, क्यों कहा वो तो उनके परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। पर जब प्रकृतिवाद की बात होती है, ये औपचारिक स्कूलिंग का विरोध करते हैं। उसमें कई लोगों के अलग अलग मत हैं। रूसो के साथ एक और व्यक्ति को यहाँ समझा जाता है, उनका नाम है स्पेंसर। हालांकि इसके जन्मदाता के रूप में केवल हम रूसो को समझते हैं। भारत में कह रहा हूं कि टैगोर भी इसके समर्थक हैं। और ये सब लोग क्या कहते हैं कि हमें प्रकृति के बीच रहकर सीखना चाहिए। देखें, रूसो ने एक परिभाषा दी, प्रकृति में कोई भी असमानता और बंधन नहीं है। असमानता भी नहीं है प्रकृति में, और बंधन भी नहीं है। यह हमें याद करना पड़ सकता है। हालांकि ये लिखना नहीं है, पर जब ये वहां एग्जाम में आ जाए तो केवल पहचानना है। लेकिन समझने के लिए कैसे, प्रकृति में असमानता नहीं है। जैसे सूरज निकलता है तो गर्मी सबके लिए बराबर लेकर के आता है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर, गरीब, जाति, धर्म, रंग, रूप, यानी जो अंतर हमारे बीच हैं, उसको लेकर के सूरज की गर्मी किसी में अंतर करती हो। हवा चलती है तो अमीर को ऑक्सीजन ज्यादा देती है, गरीब को कम, ऐसा होता नहीं है। पानी जब प्यास बुझाता है तो सबकी बराबर बुझाता है। यानी प्रकृति में जो चीजें मिली हुई हैं, वहां बहुत समानता है। असमानता कहाँ से आई, तो रूसो कहते हैं असमानता ये मैनकाइंड है, कृत्रिम है, लोगों ने पैदा कर रखी है। और ये पैदा किसने की, तो इनसे पूछा तब इन्होंने कहा ये जो असमानता पैदा की, ये की है शिक्षा ने। और कौन सी शिक्षा, मैनकाइंड एजुकेशन ने। ये जो कृत्रिम एजुकेशन है, कृत्रिम शिक्षा है,
उसने कर रखी है। और इसके साथ एक और बात है, उसको कहते हैं सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन ने मनुष्य को क्या सिखाया? अंतर करना सिखाया। और ये सिविलाइजेशन कहाँ से पैदा हुई? ये दो चीजों से पैदा हुई, एक ज्ञान से और दूसरा विज्ञान से, यानी साइंस और ये नॉलेज। इसने लोगों के बीच अंतर करना शुरू किया। किसी ने कोई शास्त्र सीखा, कोई ज्ञान सीखा, तो उसने दूसरों को कमतर नजर से देखा, यानी दूसरे उससे निम्नतर हैं और वो सुपीरियर है, ऐसा देखा। और ये सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी जो है, इन नॉलेज से पैदा हुई, विज्ञान से पैदा हुई। विज्ञान और ज्ञान दोनों का विरोध करती है ये प्रकृतिवाद। ज्ञान और विज्ञान, क्योंकि इस पूरे समाज में, इस मनुष्यों के इस समाज में या पूरी प्रकृति में अंतर को पैदा करता है, और यही अंतर बंधन बनता है। उदाहरण के लिए समझें, जैसे एक उदाहरण रूसो ने दिया है, अपने एमिल पुस्तक में लिखा है उन्होंने कि मनुष्य ने ये जो घर बनाए वो अपनी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए बनाए, लेकिन जब उसने घर बनाए और उसमें कर्टेन यानी पर्दे डाल दिए, तो उसने नेचुरल सूरज की जो लाइट थी उसको रोक दिया। और ये पर्दों के भीतर जो उसका जीवन चला वो नेचुरल नहीं था, इननेचुरल था। और उसी में उसने क्या विकसित किया? ये असमानता क्रिएट की। जिसके पास घर नहीं था वो निम्नतर था, जिसके पास घर है वो उच्चतर है, वो सभ्य है, ऐसा शिक्षा ने सिखाया। लेकिन प्रकृतिवाद क्या सिखाता है? कि प्राकृतिक रूप से हम सभी समान हैं। वास्तव में ये प्रकृतिवादी मानते हैं कि वास्तव में मनुष्य अपने मूल स्वभाव में पशु के जैसा ही होता है। उन्हीं उसकी आवश्यकताएं बिल्कुल पशु जैसी होती हैं। उसे प्यास लगती है, भूख लगती है, निंद्रा आती है, आलस्य आता है, ये सब गुण उसमें होते हैं। लेकिन शिक्षा और सभ्यता, दो चीजों ने मनुष्य की नेचुरल लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। यही ये सिखाते हैं। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, शिक्षा में इसका कुछ उपयोग भी है, उसकी बात आगे। लेकिन यहां समझें, इन्होंने कहा कि असमानता और बंधन प्रकृति में नहीं है, प्रकृति सब में समान रूप से है। वही मैंने जो आपको कहा ना, हवा का, समुद्र का, ये सूरज की रोशनी का, ये जो नेचुरल चीजें मिली हुई हैं, जंगल यानी ये पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन का, ये सब के लिए समान होती हैं। अच्छा, इन्होंने एक और परिभाषा दी कि बालक को विभिन्न ज्ञान विज्ञान की चोट मत पहुंचाओ। तो ये देखिए, मैंने पहले ही लिखा कि ये जो ज्ञान और विज्ञान है, नॉलेज और साइंस जो है, साइंस देखिए, साइंस क्यों खतरनाक माना इन्होंने? इन्होंने कहा कि विज्ञान हर चीज में संदेह करता है, डाउट करता है और पूछता है क्या? हर सवाल को यहां से शुरू होती है साइंस की शुरुआत, इस क्यों से होती है, व्हाई। एवरीथिंग व्हाई यानी क्यों। कुछ भी हो रहा है दुनिया में तो वो क्यों हो रहा है। तो इन्होंने कहा हर सच्ची चीज पर भी, हर वास्तविक चीज पर भी विज्ञान शक करना सिखाता है। और नेचुरल मनुष्य जो ईश्वर ने जिसे पैदा किया, उस नेचुरल मनुष्य की नेचुरलिटी खत्म हो जाती है। इसलिए ये विज्ञान जो है ये घातक है मनुष्य के लिए। हम यथार्थवाद और वहां आदर्शवाद दोनों की बात करेंगे। इन चारों वादों को, व्यवहारवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद और ये प्रकृतिवाद, इनके अंतर को भी अंत में समझेंगे। जब पूरे को समझ लेंगे तो यहीं से आपसे सवाल होंगे। पर देखिए, इन्होंने कहा कि ये ज्ञान विज्ञान क्या करता है? बच्चे को चोट पहुंचाता है। ऐसी चोट पहुंचा करके काम नहीं चलेगा, बल्कि बच्चे के अंदर एक चीज पैदा करनी पड़ेगी, उसको कहते हैं इंटरेस्ट। तो इन्होंने कहा ज्ञान विज्ञान से चोट पहुंचाओ, बल्कि उसके अंदर रुचि पैदा करो। ठीक है, रुचि पैदा करेंगे तो वो प्रकृति में स्वयं ही ज्ञान को खोज लेगा, कहां कहां से क्या शिक्षा मिल रही है। देखें, किसी भी जानवर को, जितने भी जानवर हमने देखे हैं, अपने बच्चे का पालन पोषण बड़े प्यार से करते हैं। जैसे चिड़िया को आपने घोंसला बनाते देखा, घोंसले में अंडों को सेते हुए देखा, और उससे वो चूजों के लिए दाना लाते हुए देखा। कहीं कोई कोचिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई लर्निंग, कोई स्कूल, कोई किताब चिड़िया ने नहीं पढ़ी। बावजूद उसके नेचर ने उसे ये सिखाया कि वो घोंसला बनाए, अंडों को सुरक्षित रखे, बच्चों को भोजन दे, उन्हें उड़ने के लिए तैयार करे। कैसे चिड़िया के बच्चे कहीं कोचिंग नहीं लेते, बावजूद उसके वो उड़ना सीखते हैं। कैसे? क्योंकि नेचर सिखाता है। नेचर वैसी ही मजबूती हमारे बच्चों को भी देता है, मनुष्य के बच्चों को। इसलिए आगे चल करके देखेंगे तो इन्होंने प्रकृतिवादियों ने
शारीरिक शिक्षा, शारीरिक मजबूती को भी महत्व दिया है। क्यों? शारीरिक रूप से मजबूत होंगे तो कुछ सीख लेंगे कि जीना कैसे है, जीने की कला को ये शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। लेकिन एक मुनरो भी हुए, उन्होंने कहा कि बच्चों की शक्ति को पूर्ण रूप से और स्वच्छता पूर्वक साफ सुथरे तरीके से जैसा है वैसा सीखने के लिए विकसित होने का अवसर देना ही प्रकृतिवाद है। यानी जो बच्चा जैसे आगे बढ़ रहा है उसे महत्व दें, उसके अंदर जो गुण छिपे हुए हैं उनका विकास हो सके, यही प्रकृतिवाद है। यानी प्रकृति ने जैसा जिसे बनाया है वह अपने गुणों का वैसे विकास करे। ये दो बातें, तीन बातें, मतलब असमानता और बंधन नहीं है प्रकृति में, ये रूसो का, और ज्ञान विज्ञान से चोट मत पहुंचाओ, ये भी रूसो का, मतलब याद करने का तरीका। और तीसरा इन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक रूप से बच्चे को सीखने देने का अवसर ही क्या है, प्रकृतिवाद है। ये तो रही इसकी दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तीन महत्वपूर्ण परिभाषाएं, दो रूसो की एक मुनरो की। लेकिन आगे देखिए, ये अर्थ किया, परिभाषा की, कुछ विशेषताएं समझ लेंगे तो हमें प्रकृतिवाद समझ में आ जाएगा। देखिए इसकी विशेषता में साफ साफ पता लगता है, ये कहते हैं कि जो भौतिक संसार है, जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये मैटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, यानी इस भौतिक जगत में जो भौतिक वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उनके बीच में जो केमिस्ट्री चलती है और जो जीवन पैदा होता है, लाइफ जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी, इस बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो जीवन पैदा हो रहा है उसमें जो लर्निंग है वो ऑटोमेटिक है। कैसे? देखिए, पृथ्वी हमने नहीं बनाई, पृथ्वी में जीवन हमने नहीं बनाया। जब पृथ्वी हमने नहीं बनाई और पृथ्वी का जीवन हमने नहीं बनाया तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मनुष्य को क्या सीखना चाहिए? प्रकृति उसे जो सिखाएगी वो स्वयं सीखता चला जाएगा। उदाहरण के लिए समझें, ध्रुवीय प्रदेशों में सालों भर बहुत ठंड पड़ती है और विषुवतीय प्रदेशों में, इक्वेटोरियल एरियाज में बहुत सारी गर्मी होती है, उमस होती है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, ग्लोब के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह का तापमान होता है, मौसम होता है। जिस स्थान पर मनुष्य रहता है वहां स्वयं रहना सीख लेता है, इसके लिए कुछ उसे अलग से नहीं करना पड़ता। तो ये ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है, ऐसा रूसो मानते हैं, या ऐसा प्रकृतिवादी मानते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे आसपास जो चीजें हैं, भौतिक चीजें जो हमें दिखाई दे रही हैं, महसूस हो रही हैं, वही सत्य है। उसके अलावा जो हम चिंतन, विचार, मंथन कर रहे हैं, विशेष ज्ञान लगा रहे हैं, जो सभ्यता का विकास कर रहे हैं, वह कुछ नहीं है। तो पहला ये हुआ। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे वो तो हम करेंगे। जो फिजिकल वर्ल्ड है वही सत्य है। और इन्होंने कहा कि जैसे ब्रह्मांड की रचना हुई है नेचुरल तरीके से, हमने नहीं कि एक प्राकृतिक घटना से, बिग बैंग की जो थ्योरी मानते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि एक विस्फोट हुआ। कैसे हुआ? देखिए, वो तो ज्योग्राफी की बात है, पर उस विस्फोट से जब प्रकृति स्वयं पैदा हुई, पृथ्वी स्वयं पैदा हुई, ऐसे ही पृथ्वी में जो रोज घट रहा है, आज से शताब्दियों पहले ये गर्म थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर ये ठंड गर्म, और इसमें जो तरह तरह के जीव पैदा हो रहे हैं। कैसे? आज से कई साल पहले हम जानते हैं कि मनुष्य 500, 700, 800, 1000 साल जिंदा रहता था। आज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हो गई है 70, 75, 90, 100 साल के आसपास की। ये जो मनुष्य की जो जीवन प्रत्याशा है वो कैसे गड़बड़ रही है? नेचुरल तरीके से। तो सब कुछ नेचुरल तरीके से हो रहा है। तो इन्होंने कहा जिस प्रकार ब्रह्मांड की रचना प्राकृतिक घटना है, उसी प्रकार बच्चे का जन्म भी प्राकृतिक घटना है। अब पृथ्वी ने अपने आप को स्वयं ढाल लिया तो बच्चा भी स्वयं को ढाल लेगा। ठीक, आगे इसकी जब ये दृष्टिकोण देखेंगे ना शिक्षा के विषय, वहां काम आएगा। कोई भी आध्यात्मिक सत्ता नहीं होती। आध्यात्मिक कहते हैं स्पेशल नॉलेज अबाउट सोल, आत्मा के विषय में विशेष ज्ञान। और ये आत्मा के विषय में जब हम विशेष ज्ञान करते हैं, मतलब हुआ कि इस दुनिया में मेरा आना क्यों हुआ है, मैं कौन हूं, इस पर चिंतन करना, विचार करना। जैसे हम पिछले दर्शन पढ़ रहे हैं ना, तो एक शब्द हमने पढ़ा था तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा पढ़ा था, मेटाफिजिक्स पढ़ा था। और ये तत्व मीमांसा क्या करता है? ये तत्व मीमांसा आत्मा, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, जीवन, मृत्यु, ये क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करता था। तो ये लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है
कि हम जिसे जान पाए, हम प्रकृति का एक हिस्सा बन करके प्रकृति ने हमें पैदा किया है, उसी में विलीन हो जाना है। इन्होंने कहा कोई आध्यात्मिक सत्ता नहीं होती। आध्यात्मिक सत्ता का यानी चिंतन जगत का इन्होंने विरोध किया। दूसरा, मानव की मूल प्रवृत्ति पशु के समान ही है, ऐसा ये मानते हैं। अब वहां आएगा कि निम्न में से किसने मानव को मूल रूप से पशु के समान माना। तो यथार्थवादी, प्रकृतिवादी, आदर्शवादी और व्यवहारवादी, ये 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, तब समझना होगा। ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्वयं अनुभव करके जो सीखा जाए वही शिक्षा है, ऐसा ये मानते हैं। क्या? ज्ञानेंद्रियों से जो जो हम फील करेंगे नेचुरली, इसका मतलब हुआ, थोड़ा सा एक उदाहरण से समझें। ये लोग कहना चाहते हैं कि बच्चे को यदि आप ये सिखाना चाहते हैं कि वो आग में हाथ लगाएगा तो जलेगा, तो ये कहते हैं कि बच्चे को छू लेने दो, जब जलेगा तो स्वयं महसूस करेगा। यानी हर चीज को करके सीखने की बात, हम मनोविज्ञान में इसका प्रयोग कर रहे हैं, करके सीखना, ये इन्होंने सिखाया। ये तो बात रही इसके अर्थ की, परिभाषा की, विशेषताओं की। अब दृष्टिकोण के बारे में अगर समझें और उसके बाद हमने समझना है कि इनका योगदान क्या था और क्या कमियां रह गई थी प्रकृतिवाद में, उसे समझ लेंगे तो हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो हम समझते हैं क्या इसका दृष्टिकोण, प्रकृतिवादी शिक्षा का दृष्टिकोण। देखिए, इसमें दृष्टिकोण यानी अप्रोच, ये उपागम शब्द मैंने एक लिख दिया, इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किससे संबंधित उपागम है। इनमें से कोई एक चीज दी जाएगी, जैसे मान लें कि जैसे मान ले ये दिया जाएगा कि समाज व्यक्ति को भ्रष्ट करता है, या सामाजिक दृष्टिकोण व्यक्ति को, बच्चों को भ्रष्ट बनाता है, यह किस विचारधारा से संबंधित उपागम है। तो ऐसा शब्द प्रयोग किया जाएगा तो कंफ्यूजन होगा। उपागम मतलब दृष्टिकोण ही होता है, इसे हम अप्रोच भी कहते हैं। अच्छा, कुछ कठिन शब्दों को लेकर के आपके दिमाग में ये भ्रम हो सकता है। आगे चल करके हम 1-2 क्लासेस केवल ऐसी रखेंगे जिसमें पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण कठिन शब्दावलियों की, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज की भी बात करेंगे। ठीक, यहां देखें कि ये उपागम किसके विषय में, जैसा मैंने कहा कि शिक्षा के विषय में। जब भी आप कोई, देखिए ये समय वो आ गया है जब आप किसी एक व्यक्ति पर या एक किताब पर भरोसा करके पढ़ना शुरू करें। ये वो समय नहीं है कि अब आप इस टॉपिक को YouTube के इस चैनल से देखें, अब YouTube के उस चैनल से देखें, उस चैनल से देखें। तो क्या होगा कि एक तो आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, भ्रम पैदा होगा और प्रॉपर नोट्स नहीं बन पाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारी तैयारी, इसीलिए YouTube या मतलब ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थोड़े से आपको भटका सकते हैं, क्योंकि ये विश्वास आपको करने नहीं देते। तो आप थोड़ा सा विश्वास करके किसी एक और जाना तय करें। मतलब चाहे बुक्स को लेकर के खुद पढ़ने की बात हो, चाहे किसी एक पर्टिकुलर चैनल को देखने की बात हो, या किसी पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करने की बात हो, एक विश्वास बनाएं। क्योंकि समय इतना नहीं है कि आप अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चीजों को चेक करें और या अपने से कलेक्ट करें। ठीक, आगे बढ़ते। देखिए क्या है कि जब भी आप स्वयं से भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो जब ये सिद्धांत वाला टॉपिक पढ़ें जिसमें थ्योरीज पढ़ाई गई हैं, तो उसमें देखें कि शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण है, समाज का, शिक्षण विधि का, विद्यार्थी के प्रति, शिक्षक के प्रति और पाठ्यक्रम के प्रति और डिसिप्लिन के प्रति, अनुशासन के प्रति। मूल रूप से इन बातों पर ध्यान दें कि कौन सी थ्योरी क्या सोचती है शिक्षा के प्रति। ये प्रकृतिवाद क्या सोचता है, एक तो जो ये कहता है कि ये स्कूली शिक्षा जो होती है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन्होंने स्कूली शिक्षा का विरोध किया। तो पहला ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किसने स्कूली शिक्षा का विरोध किया, यानी औपचारिक और स्कूली शिक्षा जो होती है ये अच्छी नहीं होती। प्रकृतिवादियों ने माना, क्यों माना, क्योंकि सबसे अच्छी शिक्षा प्रकृति देती है, मनुष्य नहीं देता। तो शिक्षा क्योंकि ऐसी होनी चाहिए जो सुख दे। उदाहरण के लिए समझ लें कि हमने ये बीएड कर लिया, ये टेट कर लिया, अभी हम ये रोजगार के लिए परेशान है। रोजगार मिल जाएगा तो ट्रांसफर के लिए परेशान है, ट्रांसफर मिल जाएगा तो पता नहीं किस चीज के लिए, प्रमोशन के लिए और पता नहीं किसकी चीज के लिए हम परेशान हैं। ये कौन सी शिक्षा है, स्कूली शिक्षा का परिणाम है। अच्छा, आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कलाकार हैं, संगीतकार हैं, प्रवचन करने वाले लोग हैं, अध्यात्म की बात करने वाले लोग हैं, वो अपने जीवन से बड़ा संतुष्ट, सुखी हैं, आनंद में हैं। यानी इन्होंने इसी बात को माना, शिक्षा वो है जो व्यक्ति के जीवन को आनंद से भर दे। सबसे महत्वपूर्ण है प्लेजर, लाइफ का प्लेजर। तो इन्होंने कहा शिक्षा वह है जो सुख देने वाली हो और जन्मजात शक्तियों का विकास करे और मूल प्रवृत्तियों में रूपांतरण करे। ये मूल प्रवृत्तियां क्या हैं हमारी,
हमारे अभी बताया था आपको कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति पशु के समान होती है, और पशु का नेचर क्या है? वही पशु प्रवृत्ति, मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो पशु अपने लिए चरना चाहता है, दूसरे के लिए, समाज के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहता है। हमने मानसिक स्वास्थ्य नीति में पढ़ा था ना कि मनुष्य वो है जो समाज के लिए कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में रहता हो। और ये कहते हैं क्या कि ये मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो खत्म हो जाएं व्यक्ति की, यानी अपनी भूख मिटाना, अपनी प्यास मिटाना, अपने लिए सुख इकट्ठा करना, ये नहीं होना चाहिए। प्रकृति जैसे वृक्ष कबहू नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, ऐसा कहा गया है। कई लोगों को ये सुनते हुए लग रहा होगा कि सर आप हिंदी की वीडियो नहीं ला रहे हैं, हिंदी की कब लाएंगे? कोशिश करते हैं कि जल्दी लाएंगे। अभी तो पेडागोजी को लेकर के इतनी सारी चीजें हैं, हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो वहां होंगे उनको हम यूट्यूब पर भी लाएंगे, और पूरा कोर्स यदि लाएंगे तो आपको समय से पहले जानकारी हो जाएगी। पर अभी यहाँ देखें कि वृक्ष कबहू नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, ऐसा कहा गया है। तो ये अपने लिए प्रकृति की चीजें नहीं करती, दूसरों के लिए करती हैं, ऐसा व्यक्ति सीखे। तो इसी को कहते हैं हम मूल प्रवृत्तियों में रूपांतरण हो जाए, चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, और उसकी जो अपना जो स्वभाव है, उसका पशु का स्वभाव, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, वही शिक्षा है। और शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन जीने की कला सिखाए, वो शिक्षा है। ये ऐसा मानते हैं शिक्षा को। तो स्कूली शिक्षा का विरोध करते हैं, जीवन को रूपांतरित करने वाली शिक्षा देना चाहते हैं, मूल प्रवृत्तियों को नष्ट करने वाली शिक्षा देना चाहते हैं, और जीवन जो जीना सिखा दे ऐसी कला को ये सिखाना चाहते हैं। दूसरा, समाज के प्रति, ये मूल रूप से ये जो समाज के प्रति दृष्टिकोण है, ये है रूसो का। हालांकि कुछ और लोगों ने भी माना। और रूसो ने ये क्यों कहा, अभी रूसो पढ़ते समय ये बात कहेंगे। एक लाइन में यहां समझ लें, रूसो जिस समाज में था वह समाज अंधविश्वासों के घेरे में था, और विज्ञान और तर्क के विकास के कारण हर सच्ची घटना पर, हर अच्छी बात पर, प्रकृति की हर नेचुरल चीज पर डाउट करता था। तो डाउट करने वाला ऐसा समाज और अंधविश्वासों से घिरा हुआ ऐसा समाज, उसका विरोध किया रूसो ने, और कहा कि उस समय जो शिक्षक सिखा रहे थे, जो टीचर थे, वो वही सिखा रहे थे जो 20 साल 85 साल से उनको समाज ने सिखाया। और समाज ने उनको क्या सिखाया? अंधविश्वास सिखाया, शक करना सिखाया। और जो ऐसा शक करने वाला और अंधविश्वास को करने वाला हो, वो टीचर अपने बच्चों को अच्छी चीज नहीं सिखा सकता। और तो समाज कैसा है? समाज बच्चों के स्वाभाविक गुणों को नष्ट कर देता है, बच्चों की स्वाभाविकता को नष्ट कर देता है, जो उनमें नेचुरलिटी होती है उसे नष्ट कर देता है। वो किस्सा अक्सर ना हम स्कूली जीवन में पढ़ते थे, तो आपको याद होगा कई बार टीचर्स ऐसा एग्जाम्पल देते थे कि वो कोई घर में आया तो उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से बच्चा निकल करके आया, और बच्चे को यूं गेट पर भेजा गया कि वो जाकर के ये बता दे कि पापा घर पर नहीं है। और आपको याद है ना क्या उत्तर देता था बच्चा? वो देता था कि पापा ऐसा कह रहे हैं कि पापा घर पर नहीं है। कितना नेचुरल है ये बच्चा, इसको समझें। तो ये रूसो जो हैं, ये प्रकृतिवादी जो हैं, ये कहते हैं क्या कि हमें बच्चों की स्वाभाविकता को नष्ट नहीं करना होगा, क्योंकि वही क्या है? प्राकृतिक है, नेचुरल है। और उसी झूठ बोलने की वजह से उसकी लाइफ में एक लर्निंग होती है, क्या? झूठ बोलना। और हम बनाना चाहते हैं उसे ईमानदार। अगला, बच्चों को भ्रमित करता है कौन? समाज ने, क्योंकि जो सीखा है वही वह बच्चों को सिखाता है। कई बार आपने देखा होगा ना, ऐसे बैड एक्सपीरियंस लेकर के हमारे सीनियर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन होते हैं कि उनके बैड एक्सपीरियंस को हमें झेलना पड़ता है। जैसे कई लोग आपके परिवारों में ऐसे हों जो सीनियर हों, जिनकी साइंस कमजोर रही हो, इंग्लिश कमजोर रही हो, और उन्होंने आपको कहा हो नहीं इंग्लिश तुम मत पढ़ो, तुम फेल हो जाओगे। और उनके बैड एक्सपीरियंस की वजह से आपको इंग्लिश से, साइंस से, कुछ कठिन विषयों से अगर सहमत हो तो बताना, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है। ठीक, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो बताइएगा कमेंट्स में। अच्छा लगता है ये जान करके कि आप स्वाभाविक हमारी ये समाज में जो प्रक्रिया चलती है उसी से उठ करके आगे बढ़े हैं। क्योंकि हमारे साथ होता है, मेरे साथ हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूं। शिक्षण विधि को लेकर के क्या कहते हैं ये कहते हैं कि करके सीखने वाली शिक्षा हो,
बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाए, वो करे और वस्तुओं से, पदार्थों से, प्राकृतिक घटनाओं से सीखे और वो निरीक्षण करे, ऑब्जर्वेशन करे और खेल विधि हो, खेले और उसमें सीखे, प्रोजेक्ट विधि हो और बच्चों के क्लब बनाए जाएं। और वो बच्चे कैसे होते हैं? पवित्र होते हैं। उनकी उनकी आत्मा, उनका विचार बड़ा शुद्ध होता है। जब वो आपस में मिलें तो वो बड़े शुद्ध भाव विचार से मिलें तो वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे और इसी को कहते हैं कोऑपरेशन। ये बाल क्लब हमें कोऑपरेशन सिखाते हैं। आगे चल करके हमारे यहाँ जब एनसीएफ 2005 आया तो उसने खेलों का एक उद्देश्य बताया। खेल इसलिए खेलने चाहिए, अगर आपने एनसीएफ अभी तक भी नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, वहाँ बहुत सारी बातें कही गई हैं। हालांकि ये थ्योरीज को डायरेक्ट अप्लाई किया गया है, क्या क्या उपयोग है वहाँ आपको समझ में आएगा। अभी हम थ्योरीज पढ़ेंगे सारी तो आपको अच्छा लगेगा। इन्होंने कहा एनसीएफ में कि खेलों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा का विकास करना नहीं है, यानी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? प्रतिस्पर्धा की जगह एक चीज वो कहते हैं कि कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद से प्रेरित विचार लगता है। तो इन्होंने कहा कि बच्चों के क्लब बनाने चाहिए। जिस जिस आधार पर स्काउट गाइड बना, एनसीसी बना, एनएसएस बना हमारे यहाँ, वो क्या सिखाता है? कोऑपरेशन, लर्निंग विद कोऑपरेशन सिखाता है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए। और एक होती है शारीरिक शिक्षा और एक शारीरिक शिक्षा को महत्व देना चाहिए। दूसरा, पढ़ाने के लिए आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। आगमन विधि के प्रस्तोता जो हैं, प्रणेता जो हैं, फादर जो हैं, वो अरस्तु हैं। अरस्तु पढ़ते समय और समझेंगे, लेकिन यहाँ एक उदाहरण से समझ लें जिसमें बच्चा हर घटना को देख करके निर्णय ले, हर नई घटना को देख करके सोचे। तो उदाहरण से परिभाषा की ओर जाना कहते हैं हमारी पेडागोगी में उसे। जब अलग अलग उदाहरणों से हम एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं आगमनात्मक विधि। सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाते हैं तो उसे कहते हैं निगमनात्मक विधि। तो ये करेंगे। देखिए, ये कहते हैं आगमनात्मक विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसी आधार पर बाद में ये डॉल्टन विधि का, ह्यूरिस्टिक का, मोंटेसरी का, इन प्रकृतिवाद से प्रभावित विधियों का जन्म हुआ। तो ये लोग शिक्षण विधि को लेकर के ऐसा कहते हैं। और विद्यार्थी के विषय में इनका मानना यह है कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इस पूरे नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई है तो उसको कहते हैं विद्यार्थी। और विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, और हर कोई स्टूडेंट है अपनी लाइफ में, यानी जीवन भर हम प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है प्रमुख, यानी सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चा। और बच्चे में क्या? स्वयं के अनुभव से सीखे बच्चा, उसे स्वयं के अनुभव से सीखने का मौका मिलना चाहिए। बच्चा निर्माणोन्मुख मनुष्य है, यानी डेवलपिंग फेज में जो ह्यूमन है, बच्चा डेवलपिंग फेज का ह्यूमन है। इसका मतलब क्या हुआ? एक उदाहरण से समझें। हम एमएड करते थे तो वहां ये बात होती थी, ये एग्जाम्पल आता था, वो आपको चर्चा कर रहा हूं। क्या वो कहते थे? सपोज करें कि एक आदमी 49 ईयर का है। कितने? 49 ईयर का एक आदमी है और उसका एक बच्चा है जिसकी उम्र 7 साल है। 49 से ये मतलब 7 वर्ष की उम्र के बच्चे से इसके पिता की उम्र 7 गुना ज्यादा है। तो ये इस उदाहरण से आपको शायद एक अच्छी बात समझ में आएगी पेडागोजी की। अगर ये 49 साल के आदमी से कहा जाए कि उसे आधे घंटे में खाना मिल जाएगा, या कहें कि 1 घंटे में खाना मिल जाएगा, वो उसे भूख लगी हो और कहा जाए 1 घंटे में आपको खाना मिल जाएगा, तो इसको बड़ा रिलैक्स होता है कि 1 घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। अब अगर इस बच्चे से भी ये बात कही जाए तो ये उछलकूद करने लगता है, तबाही मचाने लगता है घर में। क्यों? क्योंकि इसके लिए 1 घंटा मतलब है कई दिनों का समय। यानी वो आपसे 1-1 मिनट में पूछता है, अभी खाना नहीं बना, अभी खाना नहीं बना। कैसे? क्योंकि ये नेचुरल स्थिति है उसकी। और ये जो समझदार आदमी है, ये जो इसका पिता है, इसके अंदर जो पेशेंस है वो 7 गुना हो चुका। और बच्चे की जो बेताबी है, जो उत्सुकता है, जो जिज्ञासा है, जो जानने की इच्छा है, जो उसे चीजें चाहिए वो तुरंत चाहिए, इमीडिएट चाहिए। लेकिन इसके पिता को, जो इससे 49 साल बड़ा है, उसके अंदर 7 गुना धैर्य है और बच्चे के अंदर वो 7वां हिस्सा है। तो 49 साल और 7 साल से मैं आपको ये बताना चाह रहा
रहा हूं कि ये जो बच्चा होता है ना, ये निर्माणोन्मुख मनुष्य है। और तब हम लोग क्या करते हैं, यहीं से पैदा होती है दंड की बात, पनिशमेंट की बात। तो बच्चे को चाटा पड़ता है, झापड़ पड़ता है, नाराजगी जाहिर की जाती है, उससे गुस्सा जाहिर किया जाता है। और तब धीरे 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 उसे पता चलता है कि खिलौना अभी मिलेगा नहीं। तो फिर उसको बताया जाता है कि तुम होमवर्क करो तब टीवी खोली जाएगी, और तुम ये करो तब मोबाइल दिया जाएगा। और बच्चा आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट के अंदर वो सारा काम कर देता है। तब उसे लगता है चाहे शायद ये मिले। इसका मतलब हुआ, हम बच्चों से, ऐसा हमारे एनसीएफ में भी लिखा गया, बच्चों से निपुणता की अपेक्षा न करें। हमारे जैसा धैर्य बच्चों में भी हो जाएगा, कैसे संभव है? तो हम जब बच्चे को चाटा देते हैं, जब उसको दंड देते हैं, जब उसको डंडे से मारा जाता है, तो उसका उसका मतलब है कि हम अपनी तरह से उसे सोचना चाहते हैं। तो बच्चा हमारी उम्र का नहीं है, हमारी तरह मैच्योरिटी उसमें नहीं है। ये एक्सेप्टेंस जब आती है, ये कुछ अच्छी बातें भी हैं। इसके अगले हिस्से में इसकी देन, इस पूरे प्रकृतिवाद का जो जो कमियां रही हैं, जो इनके योगदान रहे हैं, उसको भी समझेंगे। यहाँ देखें तो बच्चा जो है निर्माणोन्मुख मनुष्य है, ऐसा किसने कहा? ये कहा जाएगा, ये किस उपागम में है? तो प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद और ये यथार्थवाद, ये सारी बातें आएंगी। बंधनहीन जीवन जीने का अवसर देना चाहिए बच्चे को। तो इससे पता चलता है कि बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है। और टीचर के बारे में इन्होंने क्या कहा, ऐसे देखें। शिक्षक इनके यहाँ गौण है, यानी सेकेंडरी है, और समाज के अवगुणों से प्रभावित है। मैंने कहा था ना आपको, ये समाज जो है ये क्या सिखाता है? ये वो सिखाता है जो इसने सीखा, और इसी से प्रभावित है टीचर भी, और टीचर भी अपने बच्चों को यही सिखाता है। इसलिए समाज से अवगुणों से प्रभावित शिक्षक कभी बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, ऐसा प्रकृतिवादी मानते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? शिक्षक को स्वयं के प्राकृतिक तथा सद्गुणों का विकास करना होगा, ऐसी प्रकृति बनानी होगी। अपने अंदर सद्गुण लाए, प्रकृति से स्वयं सीखे, तब वो बच्चों को सिखाए, समाज से न सीखे। क्योंकि समाज भ्रष्ट है, ऐसा रूसो ने माना। और रूसो जिस समय पैदा हुए, उस समय का यूरोप का समाज बहुत भ्रष्ट था, जिक्र मैंने आपसे कर दिया। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम वो होना चाहिए जो जीवन जीना सिखाए, लर्निंग सिखाए, लर्निंग ऑफ लिविंग सिखाए। और कैसा होना चाहिए? जो आत्मरक्षा सिखाए। आत्मरक्षा सिखाए मतलब हमारा शरीर कितना इंपॉर्टेंट है, हमने कभी इसकी केयर नहीं की। ये केयर होना, ये केयर करना मनुष्य की जिम्मेदारी है। पहली इस बात को सीखे, इसलिए इसे कहते हैं आत्मरक्षा, यानी सेल्फ डिफेंस। मतलब हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन को बहुत अच्छा और सुरक्षित रखना, ये जिसमें सीखे। और एक शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिख लिया और बेरोजगारी आ गई। तो जो बच्चे को जीवन यापन के लिए, लाइवलीहुड के लिए कुछ मौका दे, उसे हम कहते हैं क्या? रोजगार परक। और एक बहुत अच्छी बात रूसो ने कही कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को ललित कलाओं के लिए रुचि उत्पन्न करे, यानी साहित्य, संगीत, कला, जो उसकी लाइफ को आनंद से, प्लेजर से भर दे, उसको महत्व दिया जाना चाहिए। एक और बात कि उन्होंने अनुशासन के विषय में, जब आप इतना सब समझ चुके तो क्या कहते होंगे अनुशासन के विषय में? बच्चे को बहुत बंधन में रखो, स्कूल में पढ़ाओ, कंट्रोल में रखो? नहीं, ये कहते हैं बच्चे को स्वतंत्र रखो। यानी इन्होंने कठोर अनुशासन का विरोध किया और कहा क्या? बच्चे को प्रकृति से स्वयं सीखने का अवसर देना चाहिए। तो ये तो रही प्रकृतिवाद की महत्वपूर्ण बातें। एक बात और, जब हम यहां पहुंच गए हैं तो कई लोगों को बहुत बार ये हो रहा है कि जब वो जीएस, उत्तराखंड रीजनिंग वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं तो उनको लग रहा है क्या क्या जो पढ़ लें। एक तो आपका पेडागोगी का 130 टॉपिक का सिलेबस दे दिया गया है, वो कितना भारी भरकम है। आपका जो सब्जेक्ट है वो कितना भारी भरकम है। जीएस में आपको लिमिट्स में दिया गया है, उत्तराखंड के टॉपिक्स का नाम लिख दिया गया, उसमें जैसे एक टॉपिक लिखा गया स्टेट प्रोफाइल, और उसमें बाकी चीजों का टॉपिक का नाम लिखा है, 3-4 टॉपिक लिखे हैं। आखिर क्या उन्हें इतनी समझ नहीं थी? जो जिन्होंने आपको इतने बड़े सिलेबस से लादा, उन्होंने जीएस के और रीजनिंग के और उत्तराखंड के सिलेबस को इतना छोटा दिया क्यों? इसलिए कि आप बैलेंस बना सकें। ऐसे में जरूरत पड़ती है एक अच्छे गाइडेंस की। हम में से बहुत सारे लोग यूके ट्रिपल एससी की, यूके पीसीएस की और अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उनका उत्तराखंड स्टेट स्पेशल को लेकर के ठीक समझ होती है। उसमें से जो कंटेंट इसमें दिया गया है, उन पेजेस को अलग कर लें अगर आपके पास पहले से नोट्स बने हैं, लेकिन लिमिट में रह करके उसे पढ़ें। लिमिट में रह करके मतलब कि हम सीमित करके उसमें से फैक्चुअल क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव को लगा लें। उसके अलावा रीजनिंग को छोटे हिस्से में समझ लें, क्योंकि जब आप
जो सीसेट का एग्जाम देते हैं पीसीएस के लिए या यूके एसएससी के लिए या एसएससी लेवल का एग्जाम देते हैं, रीजनिंग को बहुत सारा समझते हैं। हमारी जरूरत क्या है कि यहाँ हम केवल उतने टॉपिक से उतनी बातें समझ लें और ऐसा ही काम जीएस में करें। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अच्छे गाइडेंस में और बहुत विश्वास और भरोसे के साथ सीखना शुरू करें। देखिए, जब आप विश्वास करेंगे मतलब अपनी तैयारी पर, किसी टीचर पर नहीं, मैं ये प्रकृतिवादियों की तरह बात कह रहा हूं आपसे, किसी टीचर पर नहीं, किसी पढ़ाने वाले पर नहीं, अपनी तैयारी पर भरोसा करिए। उसके लिए आपने जिस पर भरोसा किया उस पर भी करिए, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी होती है बहुत संयत रूप से, कंट्रोल्ड वे में हमें ये समझना होगा पूरे जीएस और रीजनिंग के लिए अधिकतम 10-10 मार्क्स हो सकते हैं सिलेबस में। तो 80 मार्क्स के लिए, रिमेनिंग 80 मार्क्स के लिए जिसमें पेडागोगी और आपका सब्जेक्ट है, उसके लिए ज्यादा फोकस करना होगा। व्यथित नहीं होना है। जीएस को लेकर के, उत्तराखंड और रीजनिंग को लेकर के महत्वपूर्ण है कि हम अपने सब्जेक्ट और पेडागोगी को विशेष रूप से समझें। वो संकेत, वो क्लू पूरे सिलेबस में दिया गया है, उसने सिलेबस को जितना लंबा चौड़ा पहुंचा दिया है वैसे करें। इसके कमियां, इसकी जो योगदान है उसकी बात ऐप पर उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे डाउनलोड कर ले। कोई समस्या आए तो नंबर दिया है, उस पर कॉल कर ले। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।